ओके, तो जो डोमेन्स आपके हैं मैं उनकी बात कर रहा था कि 3 डोमेन्स हैं, पीपल, प्रोसेस और बिजनेस, और ये रिलेट करती हैं आपके टैलेंट ट्रायंगल के साथ। जो कि कोई एक्सप्लेन करेगा जी कि टैलेंट ट्रायंगल में किस तरह से रिलेट करती हैं? नुमान खालिद साहब। नुमान खालिद साहब बताइएगा। जी जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? नुमान खालिद साहब। सर हमने लेट ज्वाइन किया, अगर तो थोड़ा सा रिकैप कर दें तो आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड। सर जो पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं वो तो मैं रिकैप नहीं कर सकता, अभी तो हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो तो आज का है, पहले ज्वाइन है, पहले आज का है। आप आज से पहले नहीं आए। मैं डेली आ रहा हूँ, यानी दोनों लेक्चर भी लिए हैं। जो अभी डिस्कशन हुई है मुझे इसका नहीं पता। अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई, अभी तक तो हमारी कनेक्शन प्रॉब्लम ही चल रही हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हम आज डोमेन शुरू करेंगे, और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि डोमेन्स जो हैं वो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन के मुताबिक 3 डोमेन्स हैं, वो स्क्रीन पे आपके सामने है। पीपल डोमेन है जिसमें से 42% क्वेश्चन आएंगे, प्रोसेस डोमेन है जिसमें से 50% क्वेश्चन आएंगे, और बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें से 8% क्वेश्चन आएंगे। ये स्लाइड मैं पिछली दफा डिस्कस कर चुका हूं, नथिंग न्यू। मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने लास्ट टाइम आपको टैलेंट ट्रायंगल के बारे में बताया था। टैलेंट ट्रायंगल किसी को याद है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टैलेंट ट्रायंगल में क्या था और उसका क्या रिश्ता है इन 3 डोमेन्स के साथ? जी कौन बताएगा जी? फारूक घुमन साहब सबसे पहले बैठे हुए हैं आज, आधे घंटे से मतलब आप बैठे हुए हैं, तो आप जरा हमें पुटवाइज करें। नहीं सर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर जस्ट अभी ज्वाइन किया है जूम को। ओके मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जूम ये ज्वाइन नहीं था, इंस्टॉल ओके, नहीं था। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम थे आप? सर लास्ट टाइम भी नहीं था, मेरी 2 क्लासेस मिस हुई और मैं ओके अभी ओके जस्ट इनरोल अपॉन ओके रिक्वेस्ट सर। ओके, नो प्रॉब्लम। टैलेंट ट्रायंगल कोई भी एक्सप्लेन कर दे, सालिया आपको याद होगा टैलेंट ट्रायंगल क्या चीज है? सालिया वाली। Sir, sorry, I don't remember. देखिए आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम एक ट्रायंगल दिखाई थी। मैंने कहा था कि कॉम्पिटेंसी की जब बात होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो हम उसको इन 3 जावियों पे नापते हैं। ये 3 वर्टिसेस हैं, इसको हम टैलेंट ट्रायंगल कहते हैं। उसकी जो तीनों साइड्स हैं, प्लीज माइक बंद कर लें, माइक बंद कीजिए। आप लोग माइक बंद करेंगे तो बात हो सकेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ओके, टैलेंट ट्रायंगल के अंदर हमने कहा था 3 वर्टिसेस हैं, 3 उसकी साइडें हैं। एक तो ट्रेडिशनल जो आपकी टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हार्ड कोर वर्क है, उसको, उसकी एक्सपर्टीज जो है उसको हम टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक वर्टिस है जो जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स या लीडरशिप कहते हैं, जिसके अंदर आपने लोगों से डील करना होता है, उसको लीडरशिप के का वर्टिस कहा जाता है। और तीसरा बिजनेस एंड स्ट्रेटजी का है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं पिछली दफा से अब तक कि असल में वही 3 वर्टिसेस जो हैं वही आपके एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन की 3 डोमेन्स हैं। नाम
जरा से चेंज हो गए हैं। जो प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, मतलब गैन चार्ट कैसे बनता है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह। जो हार्ड कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आइटम्स हैं वो प्रोसेस में है, और उसको हम टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं टैलेंट ट्रायंगल के अंदर। जो लीडरशिप है टैलेंट ट्रायंगल में, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है पीपल के तौर पे। पीपल स्किल कह लीजिए, सॉफ्ट स्किल कह लीजिए, लीडरशिप कह लीजिए, ये 42% एग्जाम में आपके इस वर्टिस में से क्वेश्चन है। और जो तीसरा वर्टिस है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट या बिजनेस स्ट्रेटजी का, जिसको यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जा रहा है। इसमें से 8% क्वेश्चन है। बताना मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि जो टैलेंट ट्रायंगल पीएमआई ने बनाया है, इट इज नॉट मेड फॉर ओनली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, दिस इज फॉर ऑल प्रोफेशंस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। ओपीएम की बात की थी, प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, उन तमाम में ये 3 वर्टिस में आदमी की कॉम्पिटेंस को चेक किया जाता है। खैर, अभी वही जो टैलेंट ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, उसी के मुताबिक पीएमपी एग्जाम के की डोमेन्स बना दी गई हैं, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिखा दी। और मैंने ये भी बताया कि इससे पेशतर जो सिस्टम था वो प्रोसेस ओरिएंटेड या सीक्वेंशियल था, कि सारा फोकस इस बात पे था कि फलाना काम कैसे करना है। प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पहले प्रोसेसेस ही गवर्न करती थी सारी चीज को, बाकी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती थी, पीपल भी उसमें कंट्रीब्यूट। जी उस्मान साहब, उस्मान अहमद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, तो प्रोसेस बेस्ड जो है वो पुरानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस बेस्ड थी, और उसके अंदर एक लगा बंधा तरीका कि जनाब ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये जो है काफी प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर थी। लेकिन अब उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया है। अब प्रोसेस इज एट द हार्ट ऑफ इट, बट बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वैल्यू ओरिएंटेड। हम वैल्यू डिलीवरी का फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि हमने दरअसल ये जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट कर रहे हैं, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू वी वांट टू ब्रिंग अबाउट, हम क्या वैल्यू लाना चाह रहे हैं। और फिर उस वैल्यू डिलीवरी के फ्रेमवर्क के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का फ्रेमवर्क बिल्ड किया जाता है, उसके अंदर लोगों को उसके मुताबिक तैयार किया जाता है, और फिर लोग और ये सारा सिस्टम जो है मिलके कुछ प्रोसेसेस अंडरटेक करते हैं। मतलब ये कि कर तो अभी भी प्रोसेस ही रहे हैं, लेकिन अब जो है हमारी अटेंशन प्रोसेस से शुरू नहीं होती, बल्कि प्रोसेस पे खत्म होती है। हम बुनियादी तौर पे सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे निकलने वाली वैल्यू की डिलीवरी की भी बात कर रहे हैं। खैर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मुझे नहीं पता आप लोगों को किस हद तक ये समझ आया, क्योंकि मैं आप लोगों की अटेंशन सीख तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि बहुत ज्यादा आप लोग अटेंटिव नहीं है। मुझे एक्सक्यूज अभी मी तक सर। जी जी सर वैल्यू ओरिएंटेड जो है प्रोसेस है, सर इसको थोड़ा सा दोबारा मुझे बताते हैं। सर हम सीक्वेंशियल जो प्रोसेस है उसको तो मैं बहुत अरसा फॉलो करता रहा हूँ अपने करते रहे, काम में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे ये जो है वैल्यू ओरिएंटेड, ये जरा थोड़ा सा दोबारा मुझे बताते हैं। थैंक सर यू। बेसिकली फिलॉसफी ये है कि पहले जमाने में हम कहते थे एक फार्मूला बता दो कि प्रोजेक्ट करना कैसे है, और फिर आंखें बंद करके हम उस मेजर टेम्पलेट को फॉलो करते रहते थे। अच्छा, पहले इनिशिएशन करनी है, चार्टर बनाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। बेशक उस तरह से हम प्रोजेक्ट कर भी लेते थे, लेकिन दरअसल जो लॉन्ग टर्म उसका विजन है वो अचीव होता है या नहीं होता है, वो स्कोप से बाहर निकल जाता था। मतलब प्रोजेक्ट आपने डिलीवरेबल डिलीवर कर दिया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन ऐसा क्या निजाम है कि जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट किया गया था, अल्टीमेटली इन लॉन्ग रन डाउन द रोड 2-3 साल बाद उस प्रोजेक्ट से के नतायज जो निकले हैं उनसे वो फायदा अखज हो सके।
इसको मॉनिटर करने का कोई मैकेनिज्म एज सच नहीं था। मैंने स्कूल, आपने मुझे कहा बनाने को, मैंने स्कूल कंस्ट्रक्ट किया, दे के आपको चला गया। आपने स्कूल मांगा था, मैंने स्कूल दे दिया आपको। अब उस स्कूल को क्यों बनाया था आपने, ये ना आप इसके बारे में क्लियर हैं, ना प्रोजेक्ट मैनेजर को आप लोगों ने ब्रीफ किया। अल्टीमेटली जब स्कूल बन गया तो आपने संभाल के रख लिया, ना उसके अंदर कभी कोई ट्रेनिंग हुई, ना उस्ताद आए, ना स्टूडेंट आए, और अल्टीमेटली जिस मकसद के लिए वो स्कूल बनाया गया था वो हवा में तहलील हो गया, और आखिर में भी एंड अप हैविंग, उधर भैंसे बांधी हुई हैं आखिर में। एग्जैक्टली दिस इज हाउ थिंग्स हैपन इन आवर कंट्री। तो हम प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, हमारे लिए ये प्रॉब्लम करती थी कि प्रोजेक्ट तो आप बेशक जितना भी अच्छा क्यों ना कर दें, लेकिन अल्टीमेटली वो जो जिम्मेदारी है अल्टीमेट वैल्यू डिलीवरी की, वो कोई नहीं लेता था। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं स्टार्ट विद द वैल्यू डिलीवरी इन माइंड। हम वैल्यू ओरिएंटेड हो गए, हम कह रहे हैं स्टार्ट विद द वैल्यू डिलीवरी इन माइंड एंड कीपिंग दैट वैल्यू इन माइंड क्रिएट द बिजनेस एनवायरनमेंट अराउंड दैट। मतलब अंडर द वैल्यू डिलीवरी आप बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्ड करें, उसके अंदर लोगों को उसके हिसाब से उनको तैयार करें कि इस तरह की हम लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, और फिर हम इस प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस में जाएं, ताकि whenever anything start becoming stereotype, people will themselves speak, business environment will themselves dictate कि जनाब क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हैं आप लोग, गलत जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इट इज, और फिर मसला ये है कि खाली प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देयर इज समबडी एल्स, पीपल, स्टेक होल्डर्स, कोई और लोग, दे विल टेक ओवर। सो दिस इज अ कंप्लीटली जॉइंटेड सिस्टम। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम जो प्रिस्क्रिप्टिव लगी बंदी तरतीब के काम है उनको छोड़ के हम ये आजादी देना चाहते हैं कि आप जिस तरह की एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक ढल जाएं। आप किसी और तरीके से भी अगर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजिंग वाली 5 प्रोसेस ग्रुप्स में काम करना है। आजकल एजाइल पे बात हो रही है, आप मुकम्मल तौर पे एजाइल हो जाएं, भूल जाएं पुराने तरीके को, जो मर्जी तरीका इस्तेमाल करें। हमें एक बात से मतलब है कि आप वैल्यू डिलीवर करते हैं। वैल्यू डिलीवर करने के लिए you can use any method, so method is not being dictated to you, that is value driven या value oriented। I hope मेरी बात समझ आई होगी आपको। जी जनाब, जवाब दीजिएगा। थैंक यू सर। जी समझ आ गया ना। फारूक गुमन साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर थैंक यू वेरी मच, मच अप्रिशिएटेड। बड़ा ही आपने प्रिसाइजली समझाया भी है। तो इन अ सिंपल वर्ड हम ये कहें कि पहले जो मेथड था फोकस होता था सिर्फ प्रोजेक्ट डिलीवरी पे, और अब जो उसका मेथड चेंज हुआ है उस पर वैल्यू डिलीवरी फोकस उसका ज़्यादा हो गया, उसके बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी पर आ गई है। इन अ सिंपल बिल्कुल 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 सही बात है। लेकिन इसका एक मैं बता दूं बात कि इवन जो समझदार लोग थे पहले भी, जो लोग उस तरीके पे भी काम करते थे, वो इस बात को रियलाइज करते थे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका अल्टीमेट कोई ना कोई बेनिफिट है और हमने वो एक्वायर करना है। उसके ऊपर टेक्स्ट मौजूद है कि प्रोजेक्ट्स को किस तरह ट्रांसलेट करना है बेनिफिट्स के ऊपर। तो वो उस वक्त मेहनत हो रही थी इन कामों के ऊपर, लेकिन फिर सिस्टम चेंज होने शुरू हो गए, जो काम करने का तरीका बदलने लग गया, कई हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गई। तो फिर इस बात को रियलाइज किया गया कि वो ट्रेडिशनल तरीका जो है, दिस मे नॉट बी वैलिड फॉर मेनी वैल्यू डिलीवरी मैकेनिज्म्स। देयरफॉर ट्रेडिशनल तरीके को अब एक ऑप्शन के तौर पे आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काम ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, किसी और तरह से भी हो सकता है। तो वो जो वेरियस तरीके हैं वो मेरा प्रोसेस है, और वो मैं एज अ प्रोजेक्ट टीम मेंबर, ये मेरी मर्जी है कि मैं हालातों वाकयात को देखते हुए किस तरीके से प्रोजेक्ट को कंडक्ट करता हूँ। सो आप ये देखें राइट हैंड साइड के ऊपर जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं, दिस इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म, अपेरेंटली देखने में भी लगता है। वहां पर आपको नजर आ रहा था कि प्रोसेस ही सब कुछ थी पुराने मेथड में, और उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट भी उस पर असर डालने थी, पीपल भी डाल रहे थे, और फिर आप कुछ
लगा बंदा तरीकाकार करते थे। लेकिन एट द सेम टाइम पुराने मेथड में भी आपको वो कहता था कि आप टेलरिंग कर लें, जहां जहां कर सकते हैं अपना तरीका आप बदल सकते हैं। तो ये जनाब क्लियर हुआ जी गुमन साहब? सर थैंक यू वेरी मच, क्लियर। अच्छा जी, अब तक मुझे थोड़ी सी आप लोगों की ज्यादा अटेंशन चाहिए होगी। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात थोड़ी सी डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि जो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन है, अगर ये किताब डाउनलोड कर लें, इसका एक फॉर्मेट है। लाजिमी बात है, इसके अंदर 3 डोमेन्स हैं। पीपल डोमेन नंबर 1 है, उसके बाद जो प्रोसेस डोमेन नंबर 2 है, और बिजनेस डोमेन नंबर 3 है। तो इसका मतलब है कि इस कंटेंट के अंदर 1, 2 और 3 हेडिंग्स हैं। 1 के अंदर उसके टास्क दिए हुए हैं कि पीपल डोमेन में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये टास्क करने आने चाहिए, ठीक है जी। वो कहें 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो वो देयर आर नंबर ऑफ टास्क्स देयर। इसी तरह प्रोसेस डोमेन में 2.1, 2.2, 2.3। इसी तरह जो बिजनेस डोमेन है उसमें 3.1, 3.2। तो मतलब कहने का ये है कि तीनों डोमेन्स के अंदर देयर आर अ नंबर ऑफ टास्क्स, एंड फॉर ईच टास्क देयर आर सर्टेन एनेबलर्स। या इस टास्क को करने के लिए ये निशानियां हैं या ये वो काम है जो अगर आपने कर लिए तो ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एनेबलर्स उस हर टास्क के अंदर फर्दर सब हेडिंग है। मिसाल के तौर पे अगर बिल्ड टीम टास्क है पीपल के नीचे जो कि 1.6 है, तो इसके जो एनेबलर्स होंगे वो 1.6.1, 1.6.2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तो डोमेन हो गया, पहला नंबर डोमेन का है, दूसरा नंबर टास्क का है, तीसरा नंबर डोमेन एनेबलर का है। और हर एनेबलर को करने के लिए देयर आर सर्टेन टूल्स एंड डिलीवरेबल्स। उससे जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं जिससे वो काम करेंगे, और अल्टीमेटली उस काम को करने से, उस एनेबलर को पूरा करने से व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, वो। तो ये मैकेनिज्म है जो हम आगे आगे चल के फॉलो करेंगे। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक तरह का उसका टेम्पलेट बताया है कि किस तरह से इसको रीड करना है। ये है जी आपकी किताब पीएमपी एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। बराए मेहरबानी इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको पढ़िए, खोलिए इस किताब को और देखें। सिर्फ मेरे पे तकिया ना करें, क्योंकि क्लास में हो सकता है कोई बातें डिस्क्राइब हो सकें, कोई ना हो सकें, कोई तो कभी जैसे आज हमारा नेट का इतना प्रॉब्लम आ रहा था। तो डोंट रिलाय कि जी हर चीज क्लास में ही डिस्कस होगी। आप अगर किताब को या जो भी मटेरियल हम रेफर कर रहे हैं उसको पढ़ के आएंगे या देख के आएंगे, तो कम से कम आप इस हालत में होंगे कि यू कैन पुट इन 1 or 2 क्वेश्चंस। आप कहेंगे जी मुझे बाकी तो बात समझ आ गई है, ये बात जरा एक्सप्लेन कर दें। उसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा और हम ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो अप कर सकेंगे। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा तैयार होके आए। अच्छा जी, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इसके अंदर किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज हैं। मैंने जैसे कहा था, हर डोमेन के नीचे कुछ टास्क हैं। जो डोमेन 1 है जो कि पीपल की है, इसके अंदर 14 टास्क हैं। 14 टास्क आर देयर विद इन दिस डोमेन एंड एवरी टास्क हैज गॉट सर्टेन नंबर ऑफ एनेबलर्स, राइट। ये जो पहली चीज है, पहली जो चीज हमने खोली हुई है, ये पहली डोमेन जो कि पीपल की है, जिसके 42% क्वेश्चन आने हैं, जो कि अगर 180 में से देखे जाएं तो 76 क्वेश्चन पीपल के बारे में आएंगे। तो उनके अंदर जो पहला टास्क है, 14 में से पहला टास्क है, उसका नाम है मैनेज कन्फ्लिक्ट। मैनेज कन्फ्लिक्ट के अंदर 3 एनेबलर्स मौजूद हैं। अब आप देखिएगा, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ी मजा आएगा ये देख के कि जब मैं कहता हूं कि इसके अंदर 3 एनेबलर हैं, तो पहला एनेबलर क्या है। अब जब मैनेज कन्फ्लिक्ट को माइंड में रखते हुए देखिए कि लोगों में कन्फ्लिक्ट अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। वो कहता है पहला एनेबलर तो ये करें आप कि इंटरप्रेट द सोर्स एंड स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि इस कन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या है और इस वक्त ये कन्फ्लिक्ट किस स्टेज पे पहुंच चुका है। पहले तो ये अपना पहला काम आपका ये बनता है, मतलब इस कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका ये बनता है। दूसरा क्या बनता है, दूसरा एनेबलर है एनालाइज द कंटेक्स्ट फॉर द कन्फ्लिक्ट। जो इसका माहौल क्या है इस कन्फ्लिक्ट का,
ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और फिर अब कहता है जी अब आप तीसरे स्टेप में जाके इस काबिल होते हैं कि आप एवेलुएट, रिकमेंड और रिकंसाइल करें और इसका रेजोल्यूशन कोई दें, अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन सोल्यूशन आपको पेश करें। तो आप ये आपने ये देखा, आप ये बात से एग्री करेंगे कि मैनेज कन्फ्लिक्ट पीपल डोमेन ही की एक चीज है, और कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए अगर मैं ये 3 एनेबलर पूरे कर लूं तो मैं एफिशिएंटली एक कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकता हूं। आप यकीन कीजिए कि इस एक टास्क के थ्रू उसने एक स्किल आपको सिखा दिया। और वैसे तो खैर 3 लाइनें हैं यहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर फिर और बहुत सी बहस भी होती है और बहुत सी थ्योरीज भी हैं, वो हम जब इसका वक्त आएगा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो फिर मैं उस तफसील में भी जाऊंगा। लेकिन बुनियादी तौर पर ये दिस इज एक टास्क ऐसे डिस्क्राइब हुआ है। अच्छा, अब ये है मैनेज कन्फ्लिक्ट। इसी तरह दूसरा टास्क है लीड अ टीम, राइट। अब लीड अ टीम के अंदर जो चीजें हैं वो कहता है पहले तो आप एक क्लियर विजन और मिशन रखें लोगों के लिए, वाज़ेह विजन और मिशन उनको दें, वजाहत होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है। उसके बाद सपोर्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कि आप वो मतलब रेसिज्म नहीं करें, आप मतलब क्या कहते हैं सेक्सिज्म नहीं करें, मतलब खवातीन, मर्द, काला, गोरा, सब अरबी, अजमी, सब लोग जो हैं मिलजुल के मतलब आप टीम की सूरत में काम करें और उनको अकोमोडेट करें जो माइनॉरिटी में है, और उन्हें इंक्लूड करें। इसमें आपके बिहेवियर टाइप्स आ जाते हैं, मतलब यहां तक स्टडी करते हैं कि कौन सा बंदा किस तरह का एटीट्यूड रखता है, कैसा बिहेवियर है, ताकि फिर उसको उसके मुताबिक डील किया जा सके। इसके बाद तीसरी चीज वो कहता है कि टीम लीड करने के लिए आपको सर्वेंट लीडरशिप को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी, और सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर भी बात करेंगे। मगर बुनियादी तौर पे द लीडर मतलब जिसे कहते हैं खादिम, वो आपका खादिम है। अब वो जिस तरह की टर्म पंजाब गवर्नमेंट ने इस्तेमाल की थी खादिम आला, ये तकरीबन वो कॉन्सेप्ट वो यही था सर्वेंट लीडरशिप का। वो इस्तेमाल उन्होंने किया हो या ना किया हो एक अलग बात है, लेकिन सर्वेंट लीडरशिप इज द मैटर। यू एज अ लीडर आर देयर टू सर्व योर पीपल, योर टीम, राइट। सो फैसिलिटेट देम, उनके ऊपर हुक्म चलाना आपकी कोई आपको इजाजत ही नहीं है। सो एनीवेज ये बहुत इसके ऊपर बातें होंगी, लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा इसका जो एनेबलर है वो है कि डिटरमिन एन अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल। डायरेक्टिव है, कोलैबोरेटिव है। बात ये जी कि लीडरशिप स्टाइल से बड़ा मैटर करता है। अगर आप डायरेक्टिव हैं तो गालिबन आप सर्वेंट लीडर नहीं हो सकते, लेकिन पिछले स्टेप में उसने बताया कि जितने हद तक मुमकिन हो सके आप सर्वेंट लीडरशिप को वैल्यू दें, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल वही है। ऑल्दो आपको आजादी है कि आप जौन सा प्रोजेक्ट करने के लिए जौन सा अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल है वो अडॉप्ट करें, लेकिन सर्वेंट लीडरशिप इज द बेस्ट। तो ये आपकी मर्जी है कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल आप ले रहे हैं, डायरेक्टिव ले रहे हैं, कोलैबोरेटिव ले रहे हैं या और कोई। इसके बाद जो आपका बड़ा जरूरी काम है एज अ लीडर, वो है अपनी टीम को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना। ना सिर्फ टीम को, बल्कि ये भी बड़ा जरूरी है समझना कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिन लोगों का आपके साथ वास्ता पड़ने वाला है, उनको भी आप टीम की तरह ही ट्रीट करें। और मिसाल के तौर पे अगर किसी को कुछ समझाना है, किसी स्टेक होल्डर को, कस्टमर को या किसी को, तो वो भी आप टीम की ट्रेनिंग के साथ साथ अपने स्टेक होल्डर्स को भी ट्रेन करें, क्योंकि दे विल गो अ लॉन्ग वे। इसमें टीम का अपना एक वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है, या जिसे कहना चाहिए टीम चार्टर होता है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम्स होते हैं। ये मतलब यूं कह लीजिए कि यू मस्ट इस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ द गेम बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। अगर टीम बनाते हैं तो टीम के अंदर हम क्या किसको इनाम देंगे, कौन क्या करेगा तो इनाम होगा, क्या करेगा तो सजा होगी, मतलब आपका वे ऑफ वर्किंग क्या होगा, रूल ऑफ द गेम क्या है, वो इस्टेब्लिश करें। और बेहतर यही हो कि टीम के साथ मिल के करें। फिर कंटिन्यू करता है जी
कि एनालाइज टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस। टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर किस हद तक आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड लास्टली डिस्टिंग्विश वेरियस ऑप्शंस टू लीड वेरियस टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स। किसको, कौन से वाले टीम मेंबर को या स्टेक होल्डर को किस तरह से डील करना है, क्योंकि बंदे से बंदे पे फर्क पड़ता है कि हम किसी को मैन टू मैन कैसे डील करते हैं। मतलब मैं सबको एक ही लाठी से नहीं आंक सकता। एक आदमी को प्यार मोहब्बत के साथ समझाना पड़ता है, एक को किसी और तरीके से समझाना पड़ता है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनको एनालाइज करके रखें, इनको समझें और फिर उनको अप्रोप्रिएट तरीके से डील करें। मैं जितनी भी बातें ये कर रहा हूँ, ये वो कॉमन बातें हैं जो आपको पहले से पता भी है और आप प्रैक्टिस साहब। सर माइक अपना बंद कर लीजिए जो लोग दूसरी गुफ्तगू में इन्वॉल्व हैं जी। अगला जनाब जो आता है वो सपोर्ट टीम परफॉर्मेंस है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सारे के सारे आपको पढ़ के सुनाऊं, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो 14 टास्क हैं, ये टास्क और बड़े मुफस्सिल तौर पे उनके इनेबलर्स इस किताब में मौजूद हैं, इस प्रेजेंटेशन में भी मौजूद हैं। आप अपने तौर पे इनको देखें, पढ़ें और सीखें। देखिए मैं ये बात से बिल्कुल मैं जानता हूं और समझता हूं कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग बाय हार्ट, इवन यू आर नॉट ऑल सेट फॉर एग्जाम। आपकी मर्जी है, कोई पीएमपी का एग्जाम देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता तो ना दे, लेकिन जो नॉलेज इसके अंदर एनकैप्सुलेटेड है, भले आप एग्जाम नहीं भी देना चाहते तो लर्न तो करें। इन ये जो मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, किताबें आपको दे रहा हूँ, इनको पढ़ें। आप यकीन कीजिए, पीएमपी करना ना करना अलग बात है, लेकिन आप अपने वे ऑफ वर्किंग के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस महसूस करेंगे। सोचने के अंदाज के अंदर आप ये चीजें चेंज करेंगे, महसूस करेंगे। द ओनली थिंग इज इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड दिस। जो कुछ मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, मैं मानता हूं कि उससे कुछ ना कुछ तो जरूर बेनिफिट होगा, लेकिन पढ़ने से आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। आप उन चीजों को ना सिर्फ ये कि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, बल्कि देन यू विल बी एबल टू, यू विल बी इन अ पोजीशन टू क्वेश्चन मी कि सर नहीं ये सर माइक ऑफ कीजिए। जी आप बराए मेहरबानी अपने माइकों का ख्याल रखें। आप बहुत नॉइज क्रिएट कर रहे हैं आप लोग सबके सब। माइक को जब आप बोल नहीं रहे होते, मतलब मेरे से बात कर नहीं रहे होते, तो आप माइक को म्यूट रखें और अदरवाइज भी कोशिश करें कि ऐसे किसी सेक्लूडेड कॉर्नर में बैठे जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड नॉइजेस ना हो। पांचवा डोमेन जनाब हमारा है इंश्योर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर एडिक्वेटली ट्रेंड। इसके फिर नंबर, अब साथ मैंने ये भी लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे इसके इनेबलर जो हैं वो जितने भी हैं, 6 क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो तकरीबन जी जी सर 1.3 एंड 1.4 भी जरा वो स्लाइड रिव्यू करवा देंगे जरा। सर मतलब तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ये करने लगे तो ये तो सारा टाइम इसमें लग जाएगा। बट एनीवे सर मैं सर वो डिस्क्रिप्शन नहीं मांग रहा, हाँ जी, आई एम नॉट आस्किंग फॉर डिस्क्रिप्शन, लेकिन जस्ट मतलब कि वो सामने से गुजरी हैं, स्पीड से गुजरी थी, हाँ ये है जी तो 1.3। वो अच्छा सपोर्ट टीम परफॉर्मेंस, ठीक है सर। सपोर्ट टीम परफॉर्मेंस में वो अब पहले तो टीम बना ली ना आपने, अब वो कहता है कि टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को अप्रेज करें, किसके अगेंस्ट? केपीआईज कोई बनाए होंगे ना आपने। मेरा मतलब है आप जो जवाबदेह हैं अपने बॉस को, उसको तो आपने कोई केपीआईज दिखाने हैं। आपने ये तो नहीं बताना कि मियां मोहम्मद असलम की रिपोर्ट बड़ी बुरी है सर, वो काम नहीं कर रहा, ऐसे तो नहीं बताना। आपने बताना है कि आपकी टीम परफॉर्मेंस कैसी है। तो टीम परफॉर्मेंस का जो केपीआई ऊपर जाना है कि वो 1 से 10 के स्केल पे टीम की परफॉर्मेंस 9 है, तो वो कैसे बनेगा? वो बेसिकली यू हैव टू असेस एंड अप्रेज योर टीम मेंबर्स परफॉर्मेंस एंड देन रिड्यूस इट टू दोज केपीआईज बाय व्हिच यू हैव टू शो रिजल्ट्स टू योर बॉस। इसी तरह सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइज टीम मेंबर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब आप अपनी टीम को परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए उनको कुछ तालीम और तरबियत को, इनको रिकग्निशन को, इनाम इकराम, इस तरह की चीजें करेंगे। डिटरमिन अप्रोप्रिएट फीडबैक अप्रोच, बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ इन कम्युनिकेशन हों और उनको फीडबैक दे रहे हों
और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। तो क्या अप्रोप्रिएट फीडबैक है, किससे किस हद तक आपको जाने की जरूरत है। फिर वेरीफाई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, साथ साथ ये ऑब्जर्व करें कि इस बंदे के ऊपर कोई फर्क भी पड़ रहा है, जो पहले मैंने इसको हिदायत दी थी उसके नतीजे में इसके रवैये में कोई तब्दीलियां आई हैं, इसकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट्स आई हैं। तो ये 4 इसके टास्क बनते हैं टीम सपोर्ट के, और इनके तकरीबन यूं समझ लीजिए कि 6 सवाल इसमें से आने हैं 4 में से, तो तकरीबन 1 से 2 सवाल बनाना, 1.5 क्वेश्चन ऑन एवरेज। तो ये तकरीबन यही एवरेज है, 1.5 क्वेश्चन पूरे किसी भी एनेबलर के हिसाब से पर एनेबलर। फिर 1.4 आपने ये भी देख लीजिए, वो कहता है कि पहले आपने अप्रेज किया, अब इन टीम मेंबर्स को और स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करें। मतलब एम्पावर करें कैसे, को गुब्बारे में हवावर नहीं है। बुनियादी तौर पे यू हैव टू स्ट्रेंथन देम। आप पहले तो उसका स्वॉट एनालिसिस करें अपनी टीम का कि किस किस की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज अराउंड टीम स्ट्रेंथ्स। फिर सपोर्ट टीम टास्क अकाउंटेबिलिटी, मतलब इंडिविजुअल्स को पकड़ के डांट डपट और जो कुछ आप करते हैं वो ना करें, बल्कि इस बात को प्रमोट करें कि हम एक टीम है और जो कोई गलती होती है उसको टीम की गलती माना जाएगा, और जो कोई अच्छा काम होता है वो किसी एक आदमी का कारनामा नहीं है, वो टीम का काम है। इस तरह से क्या होता है कि हम ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और वो जो फिंगर पॉइंटिंग का जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाता है कि जनाब से तो उसने किया था और उसने किया था, उसका कसूर है। हम तो एज अ नेशन फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, हमें तो टीम वर्क की कोई मतलब अबजद का भी नहीं पता। ये तो वो बात है कि जहाँ पे हम ये कहें कि यार ये काम गलत हो गया है, तो ये भले किसी ने भी किया हो, मेरे अंदर मेरी सबॉर्डिनेशन में मेरे नीचे किया है, तो इसका मतलब है कि मेरा फेलियर है, आई शुड टेक ऑन द ब्लंट ऑफ दैट। तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। फिर उन एवेलुएट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टास्क अकाउंटेबिलिटी, कि वो टास्क अकाउंटेबिलिटीज आपने कैसे करनी है, लोगों में कामों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। डिटरमिन एंड बिस्टो लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग डेलीगेट करें, हर चीज को अपने कंट्रोल में ना रखें। ये भी हमारे बॉसेस की एक बड़ी बुरी आदत होती है कि जहां ताकत वाली चीज है उसको अपने नीचे रख लेंगे। भाई एक काम है जिसने फ्लो में होना है, आप उसके फ्लो को रोक रहे हैं जब आप सारे डिसीजंस अपने पास रख रहे हैं। कुछ डिसीजंस टीम मेंबर्स के लेवल तक के होते हैं। एक इंडिविजुअल ने कोई फैसला करना है अपने काम करने के दौरान, अब वो आपको ढूंढता फिरेगा कि बड़े साहब हफ्ते में 1 दफा तशरीफ लाते हैं, आएंगे तो मैं काम आगे बढ़ाऊंगा। तो ये एक बड़ी क्रिमिनल किस्म की हरकत है, और बड़ी मतलब जो नाअहल किस्म के बॉसेस होते हैं वो ये हरकतें करते हैं कि हर चीज की इजाजत मेरे से लें आप। क्यों भाई, आपको अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं है? अगर आपको अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं है तो आप सबसे निकम्मे मैनेजर लीडर हैं, यू डू नॉट डिजर्व टू बी अ लीडर। तो एक अच्छा लीडर जो होता है वो जैसे कहते हैं ना बेखौफ लीडर, वो अपने लोगों के ऊपर एक तो उनसे मोहब्बत करता है और एक उनके ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है जी, और जब ट्रस्ट करता है तो उनको काम सौंपता भी है। खैर इसके ऊपर बहस भी हो सकती है, लेकिन एनीवेज मैंने आपको जो मेन पॉइंट है वो बता दिया। 5वां जो है वो कहता है कि टीम मेंबर और स्टेक होल्डर्स को जहां जहां कमियां हैं उनकी, उनको एडिक्वेटली ट्रेन करें। हो सकता है कुछ समझ बूझ की कमी हो, कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, जहां पे लीडर देखे कि टीम के अंदर कहीं कोई इस किस्म की नॉलेज की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, तो वो फौरी तौर पे उनको वो मौके फराहम करे जिससे वो लोग एडिक्वेटली ट्रेन हो सकें। तो उसके स्टेप्स क्या हैं जी? कहते हैं डिटरमिन रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग। वो जैसे TNA कहते हैं, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करें कि किसको ये जो काम हम करवाने जा रहे हैं इनसे, इस काम के हवाले से इनमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है। मैं जाती तौर पे ये फील करता हूँ कई दफा जिंदगी में हम ऐसे अजीबोगरीब नए कामों के ऊपर करने का मौका मिला जिसका कुछ नहीं पता था। द वेरी फर्स्ट मोमेंट इज यही होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, ये कैसे करना होगा। अगर हमें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दे देता, अगर कोई सही तरह से समझा देता तो काम करना आसान हो जाता। अब जब ये नहीं होता, सीख तो हम फिर भी लेते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? जो काम है वो सफर करता है शुरू में, उसके ऊपर, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग का टाइम है दैट इज देन इंक्लूडेड इनटू द एक्चुअल वर्क। जबकि होना ये चाहिए था
कि वो ट्रेनिंग का टाइम इस एक्चुअल वर्क को शुरू करने से पहले हम सीख चुके होते, और जब हम इस काम को शुरू करते तो हम कम से कम एक खास लेवल एक की महारत तक पहुंच चुके हों। डिटरमिन ट्रेनिंग ऑप्शंस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग नीड्स, जो आपने टीएनए बनाई है उसके उसके मुताबिक आप क्या ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्या 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 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एलोकेट रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग, एंश्योर ट्रेनिंग अकर्स, ट्रेनिंग का अक्कर होना, जैसे आपके यहाँ भी इंतजाम है पूरा, मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई, फिर रिसोर्सेज एलोकेट हो गए, उसके बाद जनाब अब ट्रेनिंग अक्कर हो रही है, तो आपकी जो मैनेजमेंट है या जो भी कोऑर्डिनेशन वाले लोग हैं वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जनाब ये ट्रेनिंग अक्कर हो, सारे रिसोर्सेज आए ना आए। अगर आप लोग सारे अटेंड नहीं करते तो भी वो आपसे पूछते हैं, अगर मैं सही नहीं पढ़ाता वो मुझसे पूछते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर जनाब आपने ट्रेनिंग के आउटकम्स को मेजर भी करें। ये है जी 1.5। इसी तरह 1.6 है बिल्ड अ टीम। बिल्ड अ टीम के अंदर 4 चीजें, एक तो आप अपने स्टेक होल्डर के स्किल्स को अप्रेज करते हैं। स्टेक होल्डर के स्किल्स को अप्रेज करने का मतलब, अब स्टेक होल्डर से मतलब ये है कि इसमें पीपल आ जाते हैं ना, सारे टीम भी आ जाती है, स्टेक होल्डर भी आ जाता है। तो जो भी कोई आपके लोग अपनी टीम बना रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं ये भी एक तरह से आपके टीम मेंबर है। एक तरह से इस तरह से कि उनकी कभी कभार वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे ऑन एंड ऑफ आपसे इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज वो जो कुछ भी हो रहा है उसके ऑब्जर्वर्स तो हैं ही हैं, और कभी कभी वो किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें उनको अप्रेज करना है कि उनकी क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ताकि उसके मुताबिक हम उनको टीम में पार्टिसिपेशन दे सकें, उनको टीम की खबरें और काम की खबरें दे सकें, जो चीज वो जानना चाहते हैं और जब जानना चाहते हैं उन्हें प्रोवाइड की जा सके। डिड्यूस प्रोजेक्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, कंटिन्यूसली असेस एंड रिफ्रेश टीम स्किल्स टू मीट प्रोजेक्ट नीड्स। टीम जो है वो, जैसे मैंने कहा टीएनए करना है हमने, तो कंटिन्यूसली देखना है कि टीम के स्किल्स हैं या नहीं है। अगर कहीं भी आपको लगता है कि टीम के स्किल्स कम है तो साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, साथ साथ उन्हें अप टू स्पीड लाते जाएं। मेंटेन टीम एंड नॉलेज ट्रांसफर, जो कुछ भी कार्रवाई का हो रही है, जो काम हो रहा है, उसमें जो कुछ आप सीख रहे हैं उसका नॉलेज भी आगे ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी को एक बात पता चल जाए वो किसी को बताएगा नहीं। इट इज अ टीम लेवल नॉलेज ट्रांसफर, राइट। तो मतलब यूं समझिए जैसे वो चींटियां होती हैं और उनका एक कलेक्टिव मैनेजमेंट का सिस्टम होता है। एक चींटी को पता चल जाता है कि वहां कोई चीज पड़ी हुई है तो सारी चींटियों को पता चल जाता है, और सब एक दिमाग के तौर पे जाती हैं और उस चीज को उठा के ले आती हैं, अपने से भारी चीज उठा के ले आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी टीम में इस तरह की, जैसे चूंटियों की कोऑर्डिनेशन है, इस तरह की कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक आदमी को अगर एक बात पता चल गई है तो सबको पता चल जानी चाहिए पूरी टीम के अंदर। इस तरह अच्छी टीमें बिल्ड होती हैं। फिर इसी तरीके के साथ जो 7वां काम है वो है एड्रेस एंड रिमूव इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकर्स फॉर द टीम। ये सर्वेंट लीडर के हवाले से, जो बंदा लीड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी टीम के रास्ते में हायल जितनी भी मुश्किलात हैं या कोई रुकावटें हैं उनको दूर करना, ताकि टीम मोर एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। मतलब टीम उसको सिर्फ यही बात बताती है, सर हमें ये काम नहीं हो रहा, इसमें ये मसला आ रहा है, फलाना बंदा हमें सामान नहीं दे रहा, या जो कोई भी मसाइल हैं वट एवर, वो इसके सामने रखते हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन तमाम इम्पेडिमेंट्स को रिमूव करे। आप यूं समझिए कि दिस इज एक्चुअली हिज जॉब। डंडा घुमाना, हुक्म चलाना इसका काम कतन है ही नहीं। इवन प्लान करना भी इसका काम नहीं है। इट इज द जॉब ऑफ द टीम। जब आपने टीम को एक अच्छी टीम बना दिया और टीम को एम्पावर कर दिया तो वो अपना काम सेल्फ मैनेज करेंगे। आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उनको कुछ कह भी नहीं सकते कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं करते हो। दिस इज नॉट योर बेबी एट ऑल। आपका सिर्फ एक काम है कि वो कहते हैं जी हमने इस तरह काम करना है और इसके लिए हमें फलानी चीज इस वक्त चाहिए, तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो चीज जब वो चाहते हैं, टीम जब चाहती है, जो चीज जहां चाहती है उसे वो चीज वहां मिले, और टीम फिर अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी, राइट। तो मेरा मतलब है ये एक बड़ा जबरदस्त टूल है। आप पता नहीं इसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। एक है मैं आपको हुक्म देता हूं कि ये करो, तो आप नहीं करेंगे तो मैं क्या कर लूंगा, मैं डांट लूंगा आपको, कुछ और कर लूंगा।
आप कहेंगे सर हमें तो आता ही नहीं था करना, हम तो कर ही नहीं सकते। तो मतलब कहने का ये है कि आप ये क्लेम कर सकते हैं मेरी तो कैपेबिलिटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये कुछ काम पड़े हुए हैं, इनमें से आप जितना काम कर सकते हो कर लो, तो आप अपनी टीम टीम इकट्ठे मिलके ये सोचेगी कि हमें कितना काम करने की अहलियत रखते हैं और उतना ही वजन उठाएं जितना उठा सकते हैं। तो वो फिर उसके हिसाब से काम उठा के ले जाएंगे और फिर उन्होंने वो परफॉर्म करने, क्योंकि वो उन्होंने कमिट कर दिया, तो वो जब उसे परफॉर्म करेंगे तो लाजमी बात है उससे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। दूसरी तरफ से एक और भी चीज करें जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेट द सिस्टम बी ट्रांसपेरेंट। टीम जो भी कुछ कर रही है वो पूरी दुनिया को वाजे है। अगर आप कहें कि टीम फ्रॉड करती है और वो थोड़ा सा काम उठा के ले जाती है, तो और वो काम करके फिर मौजें करनी शुरू करती है, एवरीबॉडी इज विजिबल टू एवरीबॉडी। इसका मतलब है कोई बंदा जो है वो ये हरकत कर ही नहीं सकता कि वो जनाब लुक बिजी डू नथिंग, वो कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है अगर आपने जो काम उठाया था वो आपने प्री डिफाइंड टाइम से आधे टाइम में मुकम्मल कर लिया और अब आप रेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको खुद ही शर्म आएगी और आप जाके मजीद काम उठा लेंगे। तो इसका मतलब कहने का ये है कि यू कांट लाई। जब एक टीम खुद से अपनी जिम्मेदारियां कबूल करती है तो वो खुद उसकी जिम्मेदार भी है। हम सिर्फ उसको एज अ लीडर उसको सपोर्ट करते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो इसमें कहता है जी डिटरमिन क्रिटिकल इम्पेडिमेंट्स कौन से हैं, मतलब जो भी कोई मुश्किलात आई हुई हैं उनमें सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी है। फिर उनको प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है और बड़ी चीजों को पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। यूज नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट सोल्यूशन टू रिमूव इम्पेडिमेंट्स वगैरह। और फिर उसके बाद रीअसेस कॉन्टिन्यूसली। आप जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा आप इन इम्पेडिमेंट्स और ऑब्स्टिकल्स के ऊपर मुसलसल टैब रखेंगे, नजर रखेंगे। आठवां है जी नेगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स। अब ये चीजें आपको लगेंगी कि कुछ शायद अनरिलेटेड टाइप हैं, मगर बुनियादी तौर पे दिस इज नॉट हाउ द प्रोजेक्ट इज हैपनिंग। हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग पीपल। हम किसी सीक्वेंस में नहीं जा रहे, हम ये नहीं कह रहे पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो सीक्वेंस इन ये जो आपकी डोमेन्स हैं या एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन है। आप यूं समझिए कि ये इल्म के टुकड़े हैं, वो ये कह रहा है कि ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी। तो जितनी भी बातें, जितने भी टास्क और एनेबलर्स इस किताब में लिखे हैं, भले वो किसी भी सीक्वेंस में अक्कर होते हों, आपको उन सब का इल्म होना जरूरी है। ये इल्म रिक्वायर्ड है एग्जाम को पास करने के लिए। अब बात आ जाती है कि इल्म ये किस सीक्वेंस में अकर करेगा, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि जिस सीक्वेंस में इसने अकर करना है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो प्रोसेस वाला तरीका था वो भी कायम है, लेकिन वो अब सिर्फ एक एक तरीका बन के रह गया है और भी नए तरीके मौजूद हैं। एनीवेज जी, नेगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट में हम एनालाइज करते हैं बाउंड्स ऑफ द नेगोशिएशन फॉर एग्रीमेंट। जो भी कोई हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, उसमें क्या नेगोशिएट हो रहा है उसको हम एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, उसके अंदर भी प्रायोरिटीज को और अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को देखते हैं कि वो मीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वेरीफाई करते हैं, पार्टिसिपेट इन एग्रीमेंट नेगोशिएशंस और अल्टीमेटली हम अपनी नेगोशिएशन की स्ट्रेटजी डेवलप कर लेते हैं। तो ये 5 टास्क हैं, इसके 7.5 क्वेश्चन आने हैं, वही तकरीबन 1.5 क्वेश्चन पर एनेबलर आ जाते हैं। 9वां टास्क है जी कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स। एवेलुएट एंगेजमेंट नीड फॉर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो लोग हैं जिनका कुछ भी लेना देना आपके प्रोजेक्ट से है। इसमें कस्टमर भी हो सकते हैं, इसमें और लोग भी हो सकते हैं, इवन मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से लोग, उनके वेंडर्स हो सकते हैं आपके, इवन समटाइम्स आम आवाम भी आपकी स्टेक होल्डर हो सकती है। मतलब कहने का मकसद है जो चीज आप बना रहे हैं अगर आम आवाम का उससे कुछ लेना देना है तो हो सकता है वो भी आपके स्टेक होल्डर हो, गवर्नमेंट भी आपकी स्टेक होल्डर हो, और क्या कहते हैं फाइनेंस वाले, कोई IMF वाले भी आपके स्टेक होल्डर हों, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन फिर वही बात है कि कुछ स्टेक होल्डर ज्यादा करीब होते हैं, कुछ दूर होते हैं, तो इसको पहले तो ये असेस करना होता है कि स्टेक होल्डर को की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। जब वो समझ लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इनको कौन से स्टेक होल्डर को कैसे एंगेज रखा जाए।
ऑप्टिमाइज अलाइनमेंट बिटवीन स्टेक होल्डर नीड्स एक्सपेक्टेशंस एंड द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। अब एक तरफ तो स्टेक होल्डर की ख्वाहिशात हैं, दूसरी तरफ प्रोजेक्ट के मकासद हैं, दोनों के दरमियान एक लाइन लगानी है, कोई रिलेशन, इनकी अलाइनमेंट बनानी है कि ऐसा ना हो कि जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेक होल्डर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन उससे 10 गुना बड़ी हों। तो हमें उसको भी चेक में रखना है। स्टेक होल्डर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन सुन तो लेनी है, लेकिन फिर बाद में उसके साथ जाके डिस्कशन करनी है, उसे समझाना है कि सर ये आप प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव से बहुत आगे निकल गए हैं, ये चीजें इस प्रोजेक्ट की हद तक पूरी नहीं हो सकती, हो सकता है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में हो, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस को उनकी जगह तक रखना, उनको बताना, उनको समझाना कि जनाब आपकी जो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें से इस हद तक तो ये प्रोजेक्ट पूरी कर सकता है, और अगर आप चाहते हैं और मतलब अगर मजीद चीजें हैं वो किसी और आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट के लिए रख लें, और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार ये तो चीज जरूरी है इसी प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, तो फिर आप चेंज रिक्वेस्ट मूव कर दें, या जो भी कोई कार्रवाई है तब्दीली लाने का जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करें। फिर जनाब आपने बिल्ड ट्रस्ट करना है और स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करना है टू अकम्प्लिश प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। उनको भी समझाना है कि इट्स नॉट ओनली योर डिजायर्स बट वी आर म्यूचुअली गोइंग टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। आप हमारे साथ हैं, और ये जो देखें आप जो काम कह रहे हैं, जो आप अपनी नीड बता रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये तो उसके मुताबिक है ही नहीं। तो बराए मेहरबानी अपनी ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इसको खत्म करें। फिर जनाब 1.10 आ जाता है, बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। सब लोग, एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, वेरी इंपॉर्टेंट। Break down the situation to identify the root cause of a misunderstanding. Survey all necessary parties to reach consensus. Support outcomes of parties' agreement and investigate potential misunderstanding. तो हम सब ने मिलकर, ये विचार हैं, दो और हाँ 4 हैं और 6 इसके क्वेश्चन हैं, तो 1.5 है। तो ये जनाब बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब स्टेक होल्डर हों आपके, या आपके टीम मेंबर्स हों, या आप खुद हों, या आपके बॉसेस हों, all should look at the project from the same perspective. ऐसा ना हो कि हर कोई अपनी अपनी विंडो से एक डिफरेंट पिक्चर देख रहा हो, तो सबका एक शेयर्ड विजन, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना जरूरी है। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि आप आइंदा के लिए ट्रांसपेरेंसी रखें, सबको एक ही चीज दिखे। 1.11 है जी, एंगेज एंड सपोर्ट वर्चुअल टीम्स। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भी लोग काफी अरसे से वर्चुअल टीम में काम कर रहे थे, लेकिन कोविड के आने के बाद ये तकरीबन हम सब इससे अवेयर हो चुके हैं कि घर से काम कैसे किया जाता है, वर्चुअल टीम्स किस तरह चलती हैं। सो एग्जामिन वर्चुअल टीम मेंबर्स नीड्स, उनकी क्या जरूरत है। लाजमी बात है कि वो जरूरियात डिफरेंट हैं, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके ज्योग्राफी के हिसाब से, कल्चर और ग्लोबली पोजिशन के साथ टाइम होता है मुख्तलिफ। अभी हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं इंटरनेशनली, तो कहीं पे मतलब मैं क्लास जहाँ कंडक्ट करता हूँ शाम को 5 बजे, तो वो जनाब की ऑस्ट्रेलिया में शायद पता नहीं क्या रात का कुछ वजह होता है, और किसी और जगह पे कोई सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है 6 बजे का। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा सोच समझ के हमें रखना पड़ता है कि जो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं और वो लोग जिनके सबके लिए कंफर्टेबल टाइम होना चाहिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सब एक दूसरे की कंफर्ट को देखते हुए फिर एग्री करते हैं कि यार ये टाइम रख लेते हैं और इसके ऊपर चलेगा। खैर जी, तो फिर जनाब आप इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेट करते हैं अल्टरनेटिव्स को कम्युनिकेशन के हवाले से, वर्चुअल टीम्स के साथ कौन किससे कैसे करेगा। अभी जिस तरह अभी हमारे साथ हुआ है, वो गो टू ट्रेनिंग चल ही नहीं रहा, तो फौरी तौर पे वी हैड टू कम अप विद सम अदर मैकेनिज्म, सो हम जूम के ऊपर आ गए। इम्प्लीमेंट ऑप्शंस फॉर वर्चुअल टीम मेंबर एंगेजमेंट, को कैसे कैसे एंगेज हो सकते हैं, तो कैसे उनको हम इंटरेक्ट करवा सकते हैं। कंटिन्यूअली इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्चुअल टीम मेंबर एंगेजमेंट। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा मुझे स्किप करने दें क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू रीड ऑल द स्लाइड। आई बेसिकली वांटेड टू शो यू कि 12 टास्क हैं, 14 टास्क हैं, और ये पीपल चल रहा है। 12वां टास्क है डिफाइन टीम ग्राउंड रूल, उसके अंदर भी फर्दर ये कोई 3-4 चीजें हैं, और आप आगे चलते हैं तो 1.13 है मेंटर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, उसके अंदर 2 चीजें हैं, एलोकेट द टाइम टू मेंटरिंग और रिकॉग्नाइज एंड
प्लीज अपना माइक सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर, एक सजेशन से ये है कि बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, सर काफ़ी टाइम लग जाएगा हर एक मटेरियल पढ़ने में, उसको समझाने में। वाई नॉट के ये जो मेन पॉइंट है, जिस तरीके से मेंटर, रेलेवेंट स्टेक होल्डर, इसको एक थोड़ा सा ना इलाबोरेट करके उसी में मेरे ख्याल में जितने भी नीचे पॉइंट्स आते हैं वो कवर्ड हो जाएंगे। तो हम सिर्फ हेडिंग को ही अगर थोड़ा सा इलाबोरेट अगर आप कर दें, हम आगे जाते हैं तो सर समझ देखें, भी लेंगे। बात यह है कि ये सब चीजें आगे आएंगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको ईसीओ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एग्जामिनेशन Right, कंटेंट right. आउटलाइन में चीजें क्या हैं, उसमें सब लिस्टेड है। ये इस ऑर्डर में हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने तो उस ऑर्डर में पढ़ना है जिस ऑर्डर में चीजें हैपन होती हैं। ये तो एक कंफ्यूजन बन जाएगी राइट। कि स्किल सारे पढ़ लिए हैं, पता है नहीं कि जुड़ते कैसे हैं। तो मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि सिलेबस आपके सामने रख रहा हूँ, ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और आगे चल के जब इनकी बारी आएगी तो फिर हम देखेंगे कौन सी चीज कहाँ फिट होती है, तब आपको पढ़ने का मजा आएगा, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। राइट सर, राइट। तो खैर, अब यहाँ ये समझ लीजिए कि एक पीपल स्किल ये भी है कि रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को मेंटर करना। मेंटर का मतलब ये होता है कि अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई बंदा कोई बात समझ नहीं पा रहा, या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें, स्टेक होल्डर्स हों या टीम मेंबर्स हों, वी सिट विद देम, वी टॉक विद देम, वी लिसन टू देम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेंटरिंग का जो मेन असूल है वो है एक्टिव लिसनिंग। आप अगले की बात को तहम्मुल से सुनते हैं, और मजे की बात है कि इसके अंदर आप अपनी राय का इजहार कतन नहीं करते, सिर्फ उसकी बातें सुनते हैं, और उसकी बातों में जो थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशंस आती हैं उसके बारे में आप सवाल कर लेते हैं, अच्छा आपका इससे क्या मतलब था, ये वो, कोई राय नहीं देते। और आपने मेंटर करना है एक बंदे को, उसकी सारी बात सुनी, जब उसकी बातें खत्म हो जाएंगी और आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो फिर आप एक छोटा सा कंक्लूजन उसे देते हैं, एक ब्रीफ सा कंक्लूजन उसे देते हैं कि जी ये आपने ये कहा और इसका ये मकसद था, और मेरे हिसाब से इसका ये सॉल्यूशन बन सकता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मेंटरिंग। तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को या अपने टीम मेंबर्स को इस तरीके के साथ, जो इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। और इसमें आपने ये सुना होगा कि वो कहते हैं जी कि अगर आप अपना दुख किसी के सामने बयान कर दें तो आधा हो जाता है। एग्जैक्टली ये वही चीज है। मेंटरिंग का मतलब है, मेंटरिंग का मतलब है, जी जी कुछ यार ये लिखना भी चीज है, लिखना है सारी चीजें बेहतरीन लिखना है, ये लिखो वो बता रहे हैं। चलो ठीक है, और ये क्या हो गया, आप लिखें ऑडियो स्क्रीन ग्लास। जी सर, तो मैं ये कह रहा था कि मेंटर रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स में ये दो चीजें हैं। चौथा और 14वां और आखिरी जो टास्क है पीपल के अंदर, वो है प्रमोट टीम परफॉर्मेंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बड़ा जरूरी काम है जी, कि मतलब जिस तरह भी मैंने आपसे कहा, मेंटरिंग में भी कुछ किसी हद तक वो साइकोलॉजी का इस्तेमाल है, अगर बाद में बंदे को सुनते हैं, समझते हैं और उसको थोड़ा पैट करते हैं, इन अदर वर्ड्स। यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों को इमोशनली समझें, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हम अगले बंदे की साइकी को समझ सकें। सो लोगों के बिहेवियर को समझना और उसके मुताबिक उनके साथ डील करना और उनसे काम लेना, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसमें असेस करते हैं आप लोगों के बिहेवियर को थ्रू यूज ऑफ पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स। बहुत से मेथड्स हैं, उनमें आप मतलब लोगों को टेस्ट करते हैं कि अच्छा यार ये बंदा जो है ये इंट्रोवर्ट ज्यादा है या एक्सट्रोवर्ट है, या ऐसा है या सोशल है या नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग। और फिर आपको उससे अंदाजा होता है, फिर हम कैटेगराइज कर लेते हैं और फिर आप उसको उस तरह से डील करते हैं। और अगर कहीं किसी की बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है तो आप कहते हैं अच्छा यार ये बंदा जरा सोशल नहीं है, इसको थोड़ा सोशल एक्टिविटीज में डालने की कोशिश की जाए और उसको ट्रेन किया जाए इस साइड ऊपर। फिर एनालाइज पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स एंड एडजस्ट द इमोशनल नीड्स ऑफ की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स हैं ये तकरीबन मेरे लिए बराबर हैं, दोनों के साथ तकरीबन मेरे रवैये इसी तरह से हैं। उनको ट्रेन भी करना है, समझना भी है, उनकी नीड्स एक्सपेक्टेशंस भी लेनी है, उनके साथ मैंने इमोशनल भी डील करना है, ये सब कुछ। अच्छा जी, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है दूसरा डोमेन। दूसरा डोमेन है प्रोसेस, और इसमें 17 डोमेन है, 17 टास्क हैं। प्रोसेस डोमेन में 17 टास्क हैं।
मैं ये कतन नहीं कह रहा कि यू नीड टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ किताब में दिया, आप कभी भी जाके देख सकते हैं, लेकिन ये डोमेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअल काम भी है और ये 50% आपका प्रोजेक्ट है। मतलब आपके जो क्वेश्चन आने हैं 180 में से 90 क्वेश्चन आपको इस डोमेन से आने हैं। तो इसके अंदर जनाब पहला डोमेन जो है वो है, पहला जो टास्क है वो है एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट इन द अर्जेंसी रिक्वायर्ड टू डिलीवर बिजनेस वैल्यू। मतलब आप ये क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू डिलीवर करनी है उसकी अर्जेंसी को मद्देनजर रख के। मतलब ये नहीं है कि आपको वैल्यू तो डिलीवर करनी बहुत जरूरी है और वो कोई टारगेट है उसके लिए लगा हुआ और आप इधर बिल्कुल ही ठंड के साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब आप जो आपकी स्पीड डिक्टेट करेगी वो बिजनेस वैल्यू के साथ करेगी, क्योंकि हम वैल्यू ओरिएंटेड हैं। असेस अपॉर्चुनिटीज टू डिलीवर वैल्यू इंक्रीमेंटली, देखें कि क्या वैल्यू थोड़ी थोड़ी करके डिलीवर की जा सकती है। एग्जामिन द बिजनेस वैल्यू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, हर वक्त आपको अपनी बिजनेस वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए कि अब कितनी रह गई है, कितनी डिलीवर हो गई है, क्या हिसाब किताब है। सपोर्ट द टीम टू सब डिवाइड प्रोजेक्ट टास्क एज नेसेसरी टू फाइंड द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब एक कॉन्सेप्ट आएगा एजाइल में आगे चलकर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का, कि जो मुझसे एक्चुअल प्रोडक्ट मांगा गया है डिलीवरी में वो तो तब होगा जो होगा, लेकिन क्या मैं उसकी कोई छोटी फॉर्म अभी से दे सकता हूं जिससे ये लोग काम चलाना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर उन्होंने मुझसे कहा था मुझे गाड़ी आपने एक बना के देनी है, उसमें मुझे से एक साल लगना था। मैंने कहा ठीक है जी, 1 साल में आपकी गाड़ी बना रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने एक रेडी बना दी है, आप इसके ऊपर काम चलाना शुरू करें। मतलब अगर आपने कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो आप इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट करना शुरू करें। मतलब प्रोजेक्ट डिलीवरी तो होगी आखिर में, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका काम जो था, जो वैल्यू डिलीवर होनी थी, वो सामान ही शिफ्ट करना था, तो वो आप इससे करना शुरू कर दें। तो मतलब ये कि ये एक तरह की जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होती है, ये एक तरह का इंटरम बंदोबस्त होता है और इसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि यार अभी तो इसने डिलीवर करना भी नहीं था, अभी तो पूरे साल बाद वो गाड़ी आएगी, लेकिन इसने तो हमें हमारा काम रुकने नहीं दिया। मतलब कुछ ना कुछ हम वैल्यू डिलीवर करने की एहलियत में आ गए हैं, और भले वो चीज जो आपने बना के उसे दी है वो बाद में हमें थ्रो अवे करनी पड़ जाए, लेकिन हमने एक काम को उसको चलाए रखा, वैल्यू डिलीवर कर दी, मतलब शुरू कर दी। फिर मैनेज कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन नीड्स को, जैसे हमने पहले भी बात की, स्टेक होल्डर के साथ एनालाइज करें, डिटरमिन करें कि क्या कम्युनिकेशन के मेथड, चैनल, फ्रीक्वेंसी वगैरह, और किस डिटेल में किस स्टेक होल्डर को क्या खबर देनी है। रिपोर्ट्स एंड रिटर्न जो होंगी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को क्या क्या कब कब बताना है, किस शक्ल में बताना है, तो ये डिटरमिन करें। कम्युनिकेशन कम्युनिकेट प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट्स इफेक्टिवली, जो भी आपने कम्युनिकेशन प्लान बनाया है, कब किसको क्या रिपोर्ट, कैसे, कब, कहाँ, क्यों जाएगी, तो वो फिर कम्युनिकेट करें एग्जीक्यूशन में, और फिर कंफर्म करें कि जो कम्युनिकेशन होनी थी वो अगले को समझ भी आ गई है। इसी तरह रिस्क हैं, तो वो भी प्रोजेक्ट में हम असेस और मैनेज करते रहते हैं रिस्क को, और इसके अंदर ये है कि पहले तो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट की वेरियस ऑप्शंस हैं उनको डिटरमिन कर लें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद मुसलसल आप रिस्कों को आइडेंटिफाई, असेस और प्रायोरिटाइज करते रहें, और ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज है जो एक दफा आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। रिस्क अगर अभी आपको समझ जो जो नजर आए आपने आइडेंटिफाई कर लिए, थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट रिस्क बदलते रहेंगे, नए आपको समझ आते रहेंगे, एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो अपनी ऑप्शंस को खुला रखें और असेस और प्रायोरिटाइज करते रहें थ्रू आउट। 2.4 एंगेज स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें यही जो स्टेक होल्डर्स जिनकी बात हम कर रहे थे, और हमने पीपल में भी स्टेक होल्डर को काफी अटेंशन दी और हमने कहा कि इनको वहां पे एनालाइज करें और सारा कुछ, यहाँ पे भी वो कह रहा है कि इन स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने के लिए इनको एनालाइज करना है। मुख्तलिफ तरीके हैं उनको एनालाइज करने के, पावर, इंटरेस्ट, क्रेडिट, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट वगैरह, जो कि हम जिक्र करेंगे बाद में। कैटेगराइज स्टेक होल्डर्स को ग्रुप्स में बांट लें कि यार ये स्टेक होल्डर्स जो हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इधर कम इंपॉर्टेंट हैं, इधर में आने हैं, और फिर बजाय इसके कि एक एक स्टेक होल्डर के साथ अलग रवैया रखा जाए, आप ग्रुप्स के साथ रवैया रखते हैं कि अच्छा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है
उनको हम ये चीजें इस वक्त में देंगे और वगैरह वगैरह। फिर स्टेक होल्डर्स को जिन कैटेगरीज में बांटा गया है उनके मुताबिक उनकी एंगेजमेंट रखें, उनके ग्रुप कॉल्स रखें या उनको कोई मीटिंग्स रखें, जो भी कोई कार्रवाई करनी है। डेवलप, एग्जीक्यूट एंड वैलिडेट अ स्ट्रेटजी फॉर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, और अपना बाकायदा एक एंगेजमेंट प्लान बनाएं, उसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि कौन से स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा रवैया रखने की जरूरत है। अगला टास्क आ जाता है जी प्लान एंड मैनेज बजट एंड रिसोर्सेज। इसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स, पैसे, सब चीजें जो रिसोर्सेज हैं और जो पैसे हैं उनका हिसाब किताब आ जाएगा। तो इसमें जनाब एस्टिमेट बजटरी नीड्स आ जाएंगी बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, लेसन लर्न वगैरह, जो कि पुराने प्रोजेक्ट का तजर्बा है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। एंटिसिपेट फ्यूचर बजट चैलेंजेस, आप जिस माहौल में प्रोजेक्ट करने चाह रहे हैं उसके अंदर कोई चैलेंजेस तो नहीं है। मतलब पता लगे IMF आपका गला ही दबा दे पूरे मुल्क का, फिर क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट का क्या हाल होगा। तो सोचना पड़ता है इन तमाम किस्म की चीजों को। एंटिसिपेट फ्यूचर बजट चैलेंजेस, मॉनिटर बजट वेरिएशंस एंड वर्क विद गवर्नेंस प्रोसेस टू एडजस्ट एज नेसेसरी। गवर्नेंस जो है वो आपकी, मैं बताऊंगा बाद में आपको कि गवर्नेंस क्या होती है, लेकिन वो जो गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस वाली बात है कि जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या उन्होंने रूल्स एंड पॉलिसीज बना रखे हैं और वो क्या गवर्न कैसे करते हैं आपके ऊपर, और किस तरीके के साथ आप उसके साथ अपनी अलाइनमेंट बनाते हैं अपने कामों की। और इसी तरह प्लान एंड मैनेज रिसोर्सेज, पैसे कैसे का हिसाब करने और फिर उसके हिसाब से रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को कब कब कहाँ लगाना है उनकी प्लानिंग पूरी करनी। स्केड्यूल की भी प्लानिंग आ जाती है इस तरह से। इसके अंदर हम टास्क देखते हैं, टास्कों का एस्टिमेट लगाते हैं, माइलस्टोन बनाते हैं, डिपेंडेंसी, स्टोरी पॉइंट्स, फिर बेंचमार्क वगैरह है, हिस्टोरिकल डाटा है वो इस्तेमाल होता है कि हम स्केड्यूल बना रहे हैं। प्रिपेयर स्केड्यूल बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी, पहले मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करें फिर स्केड्यूल उसके भी बनाएं, क्योंकि मेथोडोलॉजी स्केड्यूल का तरीकाकार में ही फर्क आएगा तो रेट्स भी फर्क आएंगी। मतलब एक तरीके से स्केड्यूल काम तेजी से हो सकता है, एक से स्लो होता है, तो फिर डेट्स में तो फर्क होगा ना। मेजर ऑनगोइंग प्रोग्रेस बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी, जो भी मेथोडोलॉजी सिलेक्ट की है अपनी प्रोग्रेस उसके मुताबिक मेजर करें। स्केड्यूल को मॉडिफाई करें जब जरूरत पड़े, मतलब लाजमी बात है कि जब भी कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, कोई माहौल में या रिक्वायरमेंट में कोई चीज तब्दील होती है या कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है तो तब्दीली तो करनी पड़ेगी। तो वो जो तब्दीलियां करनी है उसका भी कोई मैकेनिज्म बना के रखें। कोऑर्डिनेट विद अदर प्रोजेक्ट्स एंड अदर, ओके। फिर क्वालिटी आ जाती है जी। डिटरमिन क्वालिटी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड प्रोडक्ट डिलीवरेबल के लिए आपने कौन सा क्वालिटी स्टैंडर्ड मुख्तस कर रखा है। रिकमेंड ऑप्शंस फॉर इम्प्रूवमेंट, कैसे क्वालिटी के गैप्स को दूर किया जा सकता है और एनहांस किया जा सकता है। एंड कॉन्टिन्यूअसली सर्वे प्रोजेक्ट डिलीवरेबल क्वांटिटी, जो प्रोजेक्ट का जो डिलीवरेबल है, डिलीवरेबल की क्वालिटी को कहते हैं कि इसको इंस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि वही चीज है ना जो कस्टमर के पास जानी है, तो वहां हम ज्यादा अटेंटिव होते हैं, तो इसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसको चेक करना, इंस्पेक्ट करना फिजिकली। 8वां आ जाता है जी प्लान एंड मैनेज स्कोप। और प्लान एंड मैनेज स्कोप में ये सीक्वेंस में नहीं है ना चीजें, वो मैं बाद में आपको सीक्वेंस में बताऊंगा। ये स्केड्यूल से और बजट से और इन सब चीजों से पहले तो स्कोप का होना चाहिए। तो स्कोप तरतीब में जब डिस्कस करेंगे तो स्कोप पहले आ जाएगा, मगर यहाँ पे ये चीजें किसी ऑर्डर में नहीं लिखी हुई हैं, ये सिर्फ लिस्टेड डाउन है नॉलेज कि ये नॉलेज होना चाहिए आपके पास। खैर जी, प्लान एंड मैनेज स्कोप के अंदर डिटरमिन एंड प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट, फिर आप WBS बनाते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। उसके बाद आप मॉनिटर एंड वैलिडेट करते हैं स्कोप को। मैं इसकी पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा फ्लो के हिसाब से, आप फिक्र ना करें। लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखें कि यार ये जहां जो चीजें मैं टच बेस कर रहा हूं, ऑल द टॉपिक्स आई एम डिस्कसिंग हियर टुडे, एग्जाम में इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन बन के निकल के आएगा आपको। सारे क्वेश्चन इस ECO के मुताबिक होंगे। दिस इज माय पॉइंट। इसका मतलब है ये जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं, या ये किताब जो है इसको आप डाउनलोड कर लें, ये आपका रेडी रेकनर होना चाहिए, आपके सामने पड़ी होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोई चीज मैं पढ़ रहा हूँ ये किताब में उस ECO की कौन सा एनेबलर है जो पूरा हो रहा है इस चीज को समझने से। और इस तरह
आप उसको मार्क करते जाएंगे, ये सब बातें मुझे समझ आ गई हैं, तो फिर मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सारे आइटम जो कि ईसीओ में दिए हुए उनको टिक कर लिया कि ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, तो आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ब खुद बन गए। फिर जनाब इंटीग्रेट प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज में ये जितना भी कुछ है, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी में जो कुछ चीजें बनी हैं, निकली हैं, उस सारे प्लान्स को इंटीग्रेट करना। और क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सारा प्लान एक जगह पे कंसोलिडेट नहीं होगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो कंसोलिडेट करें सारी फेजेस को, प्रोजेक्ट को असेस करें, कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट प्लान को, कि उनकी उसके दरमियान के जो ताल्लुकात, डिपेंडेंसीज, गैप्स वगैरह हैं वो तो नहीं रह गए हैं, उसको बिजनेस वैल्यू के साथ लिंक करें या कंटिन्यू बिजनेस वैल्यू देने के काबिल हो वो। एनालाइज एंड द डाटा कलेक्टेड, collect and analyze data to make informed project decisions and determine critical information requirements। फिर चेंज लाने का मैंने आपसे अभी अभी कुछ बात की आपसे कि कोई तब्दीलियां आएंगी तो उनका कोई तरीकाकार बनाना है ना, चेंज रिक्वेस्ट कैसे होगी। तो मैनेज प्रोजेक्ट चेंजेस के लिए कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करना है, तरीकाकार बना के रखना है। एंटिसिपेट एंड एम्ब्रेस द नीड फॉर चेंज, फॉलो चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो कोई भी आपने वजह कर रखी हैं। डिटरमिन स्ट्रेटजी टू हैंडल द चेंजेस, execute change management strategy according to the methodology, or determine a change response to move the project forward। 11वें नंबर पे आ जाता है जी प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट वो चीजें हैं जो आप आउटसोर्स करें, मतलब अपना जो प्रोजेक्ट आपका है उसमें कुछ चीजें तो आप खुद कर सकते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी है, वर्कफोर्स भी है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और यहाँ पे कोई एक काम इलेक्ट्रिशियन का आ गया है, वो तो शायद आप खुद से नहीं कर सकते, वो तो वो इलेक्ट्रिशियन ही आके लगाएगा। तो मतलब वो इलेक्ट्रिशियन का काम मैं आउटसोर्स कर जी। ये जब हम इस हद तक पहुंच जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिशियन आएगा और अपना काम करेगा, तो वो उसको हम एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं फ्रॉम विद इन आवर प्रोजेक्ट। तो डिफाइन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, कम्युनिकेट रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। फिर आप अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको मैनेज करते हैं, मैनेज एंड प्लान प्रोक्योरमेंट, और उसके बाद उसको प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर जनाब मैनेज प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स, प्रोजेक्ट से पैदा होने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स, कागजात और इस तरह की चीजें हैं, उनका भी तो कहीं रिकॉर्ड रखना है। ये बुनियादी तौर पे एक हमारा प्लान होता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, उसके अंदर हम बयान करते हैं कि चेंजेस को कैसे मैनेज करके रखना है, कैसे, मतलब हाउ विल आई, वेयर विल आई कीप देम। एंड सिमिलरली जो हमारे प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहाँ पे कैसे लॉक किए जाएंगे। तो इसका पूरा एक प्लान होता है प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स के हवाले से। फिर आप 13वां आ जाता है जी डिटरमिन एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी, मेथड एंड प्रैक्टिस। अब ये तरतीब में अगर देखा जाए तो दिस शुड हैव बीन इन द वेरी बिगिनिंग प्रोसेस में, बिफोर आई कैन गो फॉर स्कोप और टाइम और कॉस्ट और कुछ भी, तो सबसे पहले तो मेथोडोलॉजी बनानी है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो चीजें यहाँ दी हुई हैं ये किसी तरतीब में नहीं है, लेकिन बाद में जब हम इनको पढ़ेंगे तो फिर तरतीब खुद ब खुद वहां पे वाजे हो जाएगी। और वहां पे ये वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ द टास्क, जो भी टास्क की जरूरत पड़ेगी हम उसको वहां पे डिस्कस करेंगे इसी तरह, इससे ज्यादा डिटेल में। फिर जनाब 14वां है इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया आपसे कि प्रोजेक्ट को कैसे गवर्न किया जाएगा। लाजमी बात है, गवर्नेंस इज अ बिग टर्म एंड इट हैज कम फ्रॉम द हायर लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस होती है या नेशनल गवर्नेंस होती है। सो जो भी कोई आपकी नेशनल गवर्नेंस के असूल लिखे हुए हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इस मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं वो पाबंद है उसके मुताबिक चलने को। और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नेंस स्ट्रक्चर रखा हुआ है, और लाजमी बात है इसमें नेशनल गवर्नेंस भी शामिल है, तो तमाम डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पाबंद है कि उस गवर्नेंस को फॉलो करें। और हर डिपार्टमेंट की अपनी गवर्नेंस है और इस तरह उसकी हर टीम जो है वो पाबंद है कि उस तरह से चले। इसी तरीके के साथ आपकी प्रोजेक्ट्स की भी गवर्नेंस होती है और ये इंश्योर करती है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रैक्टिसेस आ रही हैं या रूल्स एंड पॉलिसीज हैं वो प्रोजेक्ट में भी लागू हों, और मतलब प्रोजेक्ट की रिट चैलेंज ना हो जाए प्रोजेक्ट के अंदर आके। और इसी तरीके के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट
मैनेजमेंट के हवाले से कोई गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। और इसका जो इमीडिएट रिजल्ट निकलता है किसी भी चीज की गवर्नेंस का, वो है उसका मैनेजमेंट प्लान। ठीक है जी, गवर्नेंस को मद्देनजर रख के, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को मद्देनजर रख के ही जो उस चीज का मैनेजमेंट प्लान बनता है वो बनाया जाता है। फिर जनाब इसमें एस्केलेशन पाथ्स और थ्रेशोल्ड्स हैं कि कौन सी चीज कैसे आपने ऊपर रिपोर्ट करनी है और किन हालात में करनी है। 2.15 आ जाता है जी प्रोजेक्ट के इश्यूज का। इश्यूज के बारे में मैं इतना कहना पसंद करूंगा कि जो इश्यूज होते हैं वो दरअसल पहले रिस्क होते हैं। रिस्क एक अनसर्टेनिटी का नाम है जो कि अगर अक्कर हो गई, मतलब वी आर नॉट श्योर, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अगर हो गई तो या तो हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान दे के जाएगी या कोई फायदा दे के जाएगी। मतलब रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब कोई रिस्क अक्कर कर जाए तो फिर वो अनसर्टन तो ना रहा। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हो जाएगा। तो वो तमाम इकदामात जो मैं उसके अक्कर होने से पहले पहले लेता हूं ताकि उसका असर घट सके, वो मेरी रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन जब एक रिस्क अकर हो जाता है तो वो इशू बन जाता है और फिर उसको मैनेज करने के लिए इशू मैनेजमेंट का शोबा है। तो ये वो चीज है जिसको डिस्कस किया जा रहा है। अटैक द इशू विद द ऑप्टिमल एक्शन टू अचीव प्रोजेक्ट सक्सेस, कोलैबोरेट विद रेलेवेंट स्टेकहोल्डर्स ऑन द अप्रोच टू रिजॉल्व द इशू। 16वां है जी इंश्योर नॉलेज ट्रांसफर प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी। आपको याद होगा कि हमने नॉलेज ट्रांसफर से रिलेटेड एक चीज पीपल में भी पढ़ी थी कि अगर कोई इल्म कोई बंदा नया टीम में सीखता है तो वो सब में स्प्रेड कर दे। अब हम पीपल के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहे, अब हम प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसको फॉर वाइडर कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड नॉट ओनली विद इन योर टीम बट आउटसाइड, जहां जहां इस नॉलेज को आगे जाने की जरूरत है। इसमें हम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियों को विद इन द टीम डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से, कंफर्म अप्रोच फॉर नॉलेज ट्रांसफर, फिर हम देखते हैं कि ये नॉलेज कब कब कहाँ कहाँ और कैसे ट्रांसफर करना है। ये वो लेसन लर्न है जिनको हम शेयर करते हैं बातें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन प्रोसेस इज प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट फेज क्लोजर। आखिरी स्टेप यही बनता है कि जब भी कोई फेज या कोई प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसका क्लोजर किया जाता है और उसका जो कुछ भी रिजल्ट्स हैं वो ट्रांजिशन कर दिए जाते हैं ऑपरेशंस को। तो यहाँ पे हम डिटरमिन क्राइटेरिया टू सक्सेसफुली क्लोज, मतलब वो क्या शर्त होगी कि जब ये मान लिया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल हुआ। ठीक है ना, ये एक तरह का उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो जाता है। वैलिडेट रेडीनेस ऑफ फॉर ट्रांजिशन, फिर कंक्लूड एक्टिविटीज टू क्लोज आउट प्रोजेक्ट और फेज, मतलब जो चीजें फिर इख्तितामिया के तौर पे की जानी है वो जब शायद पूरी हो जाती हैं तो हम उन चीजों को। बात हो रही है जी, बैक और फैक की बात हो रही है इधर। बैक और फैक क्या मतलब? बैक प्रोविजनल एक्सेप्टिंग सर्टिफिकेट और वो सर एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, वो चीजें एक्चुअली जो एक्सेप्टेंस का अमल है प्रोजेक्ट ये क्लोजिंग का पार्ट नहीं होता। ये असल में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में एक्सेप्टेंस हो जाती है तो हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं कि जी हमें एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जो मिलने थे मिल गए हैं, अब जरा एक दफा ऑडिट कर लिया जाए कि कोई चीज आउटस्टैंडिंग तो नहीं रह गई। पता चले जी प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया लेकिन 10 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो गया? मेरी बात समझ रहे हैं आप? या कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको अभी तक पेमेंट नहीं हुई तो प्रोजेक्ट हम क्लोज करके जा रहे हैं, उसका क्या बनेगा? तो मतलब ये है कहने का कि कोई ऐसी लायबिलिटी हमारी ना रह जाए पीछे, इसलिए हम क्लोजिंग करते हैं। लेकिन वो जो एक्सेप्टेंस करवाने का मकसद है वो क्लोजिंग का काम नहीं है। वो क्लोजिंग होने से पहले जब हम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कर रहे थे तो उसका लास्ट स्टेप था कि आप इन चीजों को अप्रूव करवा लें, एक्सेप्ट करवा लें। जब एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब है अब अगर वो चीज मेरे पास पड़ी हुई है तो सिर्फ हैंड ओवर करने के लिए पड़ी हुई है, एक्सेप्ट वो हो चुकी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ऑल राइट सर, थैंक यू। तीसरा डोमेन हमारा बिजनेस का है, उसमें बड़ा सिंपल 4 डोमेन 4 टास्क हैं और हर टास्क के कोई नंबर ऑफ एनेबलर्स हैं।
बिजनेस का बुनियादी मकसद तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसके 14 सवाल हैं, 8%। बुनियादी मकसद तो इसका ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ किस तरह से ये चीज लिंक होती है, बिजनेस के और स्ट्रेटजी के साथ, मतलब वैल्यू ड्रिवन जो हम कहते हैं वो। तो उसमें कहते हैं जी प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट कंप्लायंस। ये बड़ी मजेदार बात है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भले हम किसी भी आजादी के साथ काम करें, लेकिन एक बात मस्ट है कि जो चीजों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुक्म है पाबंदी करने का, या अगर प्रोजेक्ट को तकमील जाहिर करने के लिए कुछ शराइत पूरी करनी है, उन्हें कहते हैं कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। देखें, दो किस्म की चीजें हैं। एक तो मैं जो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहा हूं, कस्टमर कह रहा है कि जी ये मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, ये पूरा करेंगे तो मैं इस चीज को पास करूंगा। अब उसके ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज येट अनदर थिंग कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कुछ बंदिश है, कुछ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ कंप्लायंसेस हैं कि अगर वो पूरी ना हुई तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा ये प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड है और वो कहती है जब भी कोई प्रोडक्ट डिलीवर करो तो आपको ये फॉर्म बनाना पड़ेगा। आपने वो फॉर्म बनाया नहीं, जब तक वो फॉर्म नहीं बनेगा तब तक आपका डिलीवरेबल एक्सेप्टेंस की फॉर्म में नहीं आएगा। तो मतलब इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ डन। डेफिनेशन ऑफ डन इंक्लूड्स द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्लस द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये वाली। तो ये कंफर्म हम करते हैं, और वो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट किसी भी एरिया से हो सकती हैं। वो कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है, हेल्थ, सेफ्टी, रेगुलेटरी या व्हाटएवर। मगर यूं समझ लीजिए कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक तरह की लिमिटेशन है कि ये पूरी करोगे तो आपका सब कुछ एक्सेप्ट होगा, नहीं तो बेकार है। दूसरा, क्लासिफाई कंप्लायंस कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, फिर उनको क्लासिफाई कर लें, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। डिटरमिन पोटेंशियल थ्रेट्स ऑन टू कंप्लायंस। अगर आपको लगता है कि कोई कंप्लायंस ऐसी है जो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उसको एज अ थ्रेट ट्रीट किया जाए, ताकि हम कोई ऐसे मेजर ले सकें कि उस थ्रेट को एड्रेस कर सकें और उसको रिड्यूस कर सकें। यूज मेथड्स टू सपोर्ट कंप्लायंस, मतलब कंप्लायंस पूरी करने के लिए कोई तरीके हमने अपनाने हैं वो। एनालाइज द consequences ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर हम ना पूरी कर सके कोई कंप्लायंस तो उसके नताइज क्या होंगे। हो सकता है कि हमें कोई बहुत बड़ा फाइन हो जाए, कोई और मसला हो जाए, और फिर लाजमी बात है कि जब एक किस्मत में लिखा है एक चीज गलत होनी है, तो उस सूरत में आपने देख भी लिया कि शायद इससे इतना नुकसान होना है, तो फिर नुकसान बर्दाश्त भी करते हैं ना, कि जो सलाब आता है तो घर तो बह जाता है, ठीक है ना। ये तो मतलब ये कि कोशिश तो हमने पूरी की कि कंप्लायंस करें, लेकिन अगर फिर साथ ये भी असेस कर लिया अगर ना किया तो नुकसान कितना होगा, और फिर अगर नुकसान होना है तो फिर उसको हम अगर उसका इलाज कोई नहीं कर सकते तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मेजर द एक्सटेंट टू विच द प्रोजेक्ट इज इन कंप्लायंस। ठीक हो गया जी। अगला, evaluate and deliver project benefits and value। अच्छा, ये अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम जो कहते हैं प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यू, ये वैल्यू डिलीवरी की बात हो रही है। बेनिफिट्स की मतलब जो स्कूल आपने बनाने को दिया था प्रोजेक्ट के तौर पर, क्या मकसद था? मकसद था जी कि 5 साल में 5000 बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल जाएंगे। तो क्या 5 साल गुजर गए हैं? क्या 5000 बच्चों ने पढ़ लिया है? दिस इज द अल्टीमेट बेनिफिट। किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेशन वालों की भी हो सकती है। जिसने भी स्कूल को टेक ओवर किया है उसकी जिम्मेदारी को टेक ओवर किया है, तो वो जो अल्टीमेट बेनिफिट था उसका, या जो वैल्यू उसने डिलीवर करनी थी, उसका भी जिम्मेदार वही बंदा है। तो इन्वेस्टिगेट दैट बेनिफिट्स आर आइडेंटिफाइड। ये जरूरी है, खाली प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड है कि स्कूल बनेगा इज नॉट एनफ। उसके बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करें और फिर जब हैंडओवर करें आप ऑपरेशंस को, तो उनको बता के और समझा के जाएं कि जनाब ये स्कूल तो हमने आपको बना के दे दिया है, अब आपने इसको अगले 5 सालों में यहां तक पहुंचाना है। डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट ऑन ओनरशिप फॉर ऑनगोइंग बेनिफिट रियलाइजेशन। कौन करेगा बेनिफिट रियलाइजेशन? इस स्कूल को कौन चलाएगा? दिस शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ी चलाएगा।
verify measurement system is in place to track benefits. अब उस ये तो प्रोजेक्ट के दौरान हम कर रहे थे ना असेसमेंट, अब हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जब हैंडओवर हो जाएगा और जो लोग उस स्कूल को टेक ओवर करेंगे उनके ऊपर भी कोई मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए जो ये वेरीफाई करे कि इन्होंने अब तक कितना बेनिफिट कर दिया। मतलब कुछ सालाना रिपोर्ट या कोई मंथली रिपोर्ट होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को जानी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जो उसके बेनिफिट रियलाइजेशन को मेजर करे, ताकि अगले को पता हो। जैसे प्रोजेक्ट में हम प्रोग्रेस देते हैं तो इस तरह हम इसकी भी प्रोग्रेस, जो बंदा जिम्मेदार होगा वो इसकी भी प्रोग्रेस देगा। एवेल्युएट डिलीवरी ऑप्शन टू डिमॉन्स्ट्रेट वैल्यू, किस तरह से हम इसकी वैल्यू दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। और अप्रेज स्टेक होल्डर्स ऑफ वैल्यू गेन प्रोग्रेस, स्टेक होल्डर से जाके हम इंटरव्यू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको क्या वैल्यू मिली है, नहीं मिली है, इसका क्या सूरत हाल रही है। तीसरा जो टास्क है वो है इवैल्यूएट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। आपने पहले भी ये लफ्ज सुना था, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बात हमने की थी जब हमने कहा था कि जी चेंज का बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाना है। तो सर्वे चेंजेस, ये अभी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सर्वे चेंजेस टू एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें रेगुलेशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, जियोपॉलिटिकल मार्केट कंडीशंस हैं। फिर असेस एंड प्रायोरिटाइज इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट स्कोप, मतलब आप ये देखिए कि प्रोजेक्ट के स्कोप की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को सपोर्ट करते हैं। मतलब यस वी वेलकम चेंज, ऑल राइट, बट द थिंग इज, तो उससे तो आपके प्रोजेक्ट के काम करने का तरीका भी बदलेगा। तो या तो मुझे ऐसी मेथोडोलॉजी लेनी पड़ेगी जो तब्दीलियां लाना जिनके लिए मामूली बात है, और वो तब्दीलियों के दरमियान भी चल सकता है सिस्टम। रिकमेंड ऑप्शन फॉर स्कोप बैकलॉग चेंजेस, दैट इज स्केड्यूल कॉस्ट, उनमें कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन था थोड़ा छोटा सा। जी जी बोलिए बोलिए। जी अभी आपने बताया कि लाइक अगर मैं एक बिल्डर हूँ और मेरा प्रोजेक्ट है एक स्कूल बना के देना, तो मैं कैसे मेजर करूंगा कि उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड चल रहा है या नहीं? मुझे तो जब बिल्डिंग हैंड ओवर कर दी और एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लोज होगी। नहीं, आपकी तो क्लोज हो गई, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम कह रहे थे दिस इज नॉट ओनली द प्रोजेक्ट मैनेजर्स गेम, ये तो वैल्यू डिलीवरी का गेम है भाई, ये तो बेनिफिट रियलाइजेशन का गेम है कि ये स्कूल बनवा तो प्रोजेक्ट मैनेजर से लिया, लेकिन क्यों बनवाया, जिस मकसद के लिए बनवाया, प्रोजेक्ट मैनेजर से ये स्कूल हैंडओवर किसको किया जाएगा, ऑपरेशंस को किया जाएगा, फिर वो उसको चलाएंगे, फिर वो उन मकासद को पूरा करेंगे, फिर वो उसकी रिपोर्टिंग भी वही करेंगे, मैं नहीं करूंगा, वही करेंगे। लेकिन दिस इज द बिग प्लान कि अल्टीमेटली डिलीवरी होनी चाहिए। अगर खाली प्रोजेक्ट ही होना है फिर तो उसमें भैंसें ही बंधी जाएंगी ना, उस स्कूल में भैंसें ही बंधेंगी, क्योंकि अगलों ने तो काम कोई नहीं करना। आपने स्कूल बना के दे दिया, कंस्ट्रक्ट करके दे दिया, अगलों ने ना वहां पे इंस्ट्रक्टर लाने हैं ना स्टूडेंट लाने हैं, भैंसें बांध देनी है लाके। तो वैल्यू तो तब डिलीवर होगी कि जिस मकसद के लिए वो स्कूल बनाया गया है उससे वो नताइज निकल सकें। दिस इज द बेनिफिट डिलीवरी। बात समझ आएगी? जी सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, तो हम कह रहे हैं कि हम एवेल्युएट करेंगे स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज को। इसमें जहां ऑर्गेनाइजेशन चेंज में कहीं रिक्वायरमेंट आती है, असेस एंड प्रायोरिटाइज इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट स्कोप, उसको देखेंगे, तब्दीली की रिक्वायरमेंट है तो करेंगे। मतलब जो नए मेथड्स हैं एजाइल टाइप के, उनके अंदर आपको अलग से कुछ चेंज रिक्वेस्ट करनी ही नहीं पड़ती, चेंज का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और काम करने का तरीका जरूर हमने बदल दिया कि बदलती हुई हालात में, तेजी से बदलते हुए हालात के मुताबिक वो चीजें चलती रही। मतलब यूं समझ लीजिए कि अब वो दौर आ गया है या आ रहा है कि चलती गाड़ी से पंचर हुआ टायर आप चेंज कर सकें, बजाय इसके कि गाड़ी को रोकें, किसी जगह लेके जाएं, फिर टायर उतारें, फिर चेंज करें, फिर वो उसको पंचर लगवाएं, चलती गाड़ी में पंचर चेंज हो जाए। अब तेजी का दौर है, ये एजाइल दौर है। तो यहां पर हमारे पास टाइम नहीं होगा किसी भी चीज में कुछ और करने का। तो ये जो आप साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं कि जनाब रोबोट्स अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेते हैं, चलते चलते खुद ही रिपेयर करते जाते हैं, सेल्फ हीलिंग वाला सिस्टम और ये वो, तो ये दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना, अभी एक वो जो भी आप फेसबुक और ये
सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो ज़करबर्ग ने तो उसका बिल्कुल एक नया डायमेंशन निकाल दिया, मेटावर्स। अब वो 3D में लेके जा रहा है सारी चीजों को, और वो एक कंप्लीटली नया और डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। तो वी हैव टू हमें अपने पुराने फरसूदा निजाम को छोड़ के नए सिस्टम्स को अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। एनीवेज, चौथा जो टास्क और आखिरी टास्क है हमारा बिजनेस के हवाले से, वो यही स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। नहीं, ये 2 दफा नहीं आ गया, एवेलुएट था। पहले एवेलुएट करना है, फिर सपोर्ट करना है। पहले एवेलुएट किया कि क्या चेंज चाहिए, उसके बाद जनाब सपोर्ट कैसे करना है, असेस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, evaluate impact of organizational change to projects or determine required action. फिर evaluate impact of the project to the organization and determine required action. मतलब कल्चर का असर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मतलब कल्चर की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का असर प्रोजेक्ट के ऊपर और उसके बाद एक्शन, और दूसरी तरफ से कि प्रोजेक्ट से असर ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ रहा है। दोनों तरह के असर आपने देखने, इधर से उधर और उधर से इधर। तो ऑर्गेनाइज चेंज को सपोर्ट करने के लिए आपको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी इन दोनों के दरमियान। ये जनाब आपका ईसीओ मैंने आज कंप्लीट कर दिया। ईसीओ जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये कोई पूरा सिलेबस तो जरूर है, लेकिन ये किसी तरतीब में नहीं है। हाँ, ये तरतीब इसकी सिर्फ यही है कि पीपल, प्रोसेस और बिजनेस, 3 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन में कौन कौन से टास्क हैं और हर टास्क के क्या एनेबलर हैं, दे आर जस्ट लिस्टेड देयर। बट प्लीज मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, दे आर नॉट लिस्टेड देयर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये किसी ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर हम बाद में पढ़ेंगे। और ये जितना कुछ मैंने आपको अभी दिखाया है ईसीओ के अंदर, ये आगे चल के आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हम इन्हीं चीजों को एड्रेस बैक करते जाएंगे। जी फारूक साहब, फारूक याकूब साहब। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मेरी एक क्यूरी ये थी कि एजाइल के सर कौन से चैप्टर सिर्फ 2 ही करने हैं? सर एजाइल सब कुछ एजाइल हो जाएगा ना, मतलब अब आपने जो अभी आगे पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा था सर, मैं वही बताने करते हैं उसके लिए मैं वही बताने की कोशिश। नहीं जी जी प्लीज। 7 को छोड़ दें, 6 को छोड़ दें, आप इस ईसीओ को पकड़ें पहले। ये जो ईसीओ है इसको पकड़ें, ये सिलेबस है। इसमें अगर वो कहता है एजाइल तो एजाइल है, तो मतलब ये मिक्स है, 50% एजाइल है, 50% आपका वो ट्रेडिशनल है। इसमें आप जहां तक सिलेबस का ताल्लुक है वो तो ये है, जहां इल्म का ताल्लुक है तो वो 6th एडिशन में भी है और 7th एडिशन में भी है। लेकिन ना तो 6th एडिशन आपका सिलेबस है ना 7th एडिशन आपका सिलेबस है। मतलब अगर कोई ये समझता है कि जी जितने क्वेश्चन आएंगे वो 6th एडिशन से आएंगे या 7th एडिशन से आएंगे, तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। उसकी वजह ये है, क्वेश्चन जो भी आएंगे वो ईसीओ में से बनेंगे और वो किसी भी दुनिया की किताब से बनाए जा सकते हैं। तो 6th एडिशन और 7th एडिशन को जरूर पढ़ें, लेकिन सिर्फ इल्म के लिए, इसलिए नहीं कि ये बस यहीं से एग्जाम आने वाला है। दूसरी बात ये, एजाइल भी सवाल आएंगे, नॉन एजाइल भी आएंगे। आपको एजाइल का भी पता होना चाहिए, आपको ट्रेडिशनल का भी पता होना चाहिए, आपको दरमियाने रास्ते का भी पता होना चाहिए। वी विल डिस्कस दैट कि ये फैसला कैसे होगा कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है। ये जो हम एक बीच में पढ़ा था ना कि सिलेक्ट योर मेथोडोलॉजी, तो शुरू में हम ये बैठ के ये फैसला करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमारे सामने आया है इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाट इज द, मतलब ये प्रोजेक्ट क्या कॉल करता है, ये क्या, व्हाट डज इट आस्क फॉर, इज इट आस्किंग फॉर स्पीड, इज इट गोइंग टू ब्रिंग अलोंग लॉट मेनी चेंजेस वगैरह वगैरह। सो वो चीजें देख के हम कहते हैं नहीं यार चेंजेस तो कोई खास नहीं है, काम भी बड़ा स्टैटिक है, स्टेबल है, तो ऐसा है कि हम इस काम को ट्रेडिशनल तरीके से कर लेते हैं। एक और प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हर मिनट में तब्दीलियां आने का इम्कान है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई बिग पिक्चर पता नहीं है, तो इसका मतलब है इसको एजाइल तरीके से करना चाहिए। और अगर एक कोई तजर्बाती किस्म का प्रोजेक्ट है, एक्सप्लोरेटरी है, तो वो एजाइल की भी एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी, उस तरह से करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि किताब का फलाना चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये फायदा हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि
PMBO के 6th एडिशन के पहले 3 चैप्टर जो हैं दे आर वेल डिफाइंड, ठीक है जी। मतलब टू इस्टेब्लिश योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनिशियल कॉन्सेप्ट, वो वाले 3 चैप्टर जो हैं जरूर पढ़ें। और इसी तरह 7th एडिशन के जो पहले 2 चैप्टर हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो आपको नई दुनिया में लेके जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपके लिए आगे चलना बहुत आसान हो जाएगा। जी जनाब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलें जी, मेरा ख्याल है टाइम भी हो गया है। आगे शुरू में हमारा टाइम काफी जाया भी हुआ वो नेट के खराबी की वजह से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल हमारी क्लास है, उसमें हम इसको मजीद आगे चलाएंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। कल हम इंशाल्लाह फिर इसको आगे देखते हैं। खुदा हाफिज़ जी। Thank you. अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। वेलकम।